उसका पुलिस स्टेशन में मर गई। पुलिस स्टेशन में आप बदलाइए, तेलंगाना, स्वर्ण तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना, वो तेलंगाना, ये तेलंगाना, ऐसे स्टेट में एक पुलिस स्टेशन में एक मुस्लिम खवातीन जहर पी के सुसाइड कर रही और बयान दे रही उन्हें कि मैं पुलिस के जुल्म से मर रही हूँ, मैं मेरे बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। उसको वहां से परगी हॉस्पिटल लेकर गए, परगी हॉस्पिटल से उसको उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर आए, 8 दिन जिंदा रही। सुन लो दक्कन के मुसलमानों, तुम्हारी क्या हालत हो गई। 8 दिन वो औरत जिंदा है जिसने पुलिस स्टेशन में जहर किया, उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं दिया गया। अफजलगंज पुलिस स्टेशन वाले टेक्स्ट मैसेज दिए, वायरलेस मैसेज दिए रंगारेड्डी एसपी को, तुम्हारे पुलिस स्टेशन 2 माह से एक औरत जहर पीकर यहाँ पर आई है, आप मजिस्ट्रेट को लाइए बयान लेने के लिए। 8 दिन जिंदा रहकर तड़प तड़प के वो औरत आई, कोई मुस्लिम फायर नहीं गया, कोई नहीं गए, जा रहे शादी है। हैरत की बात है, औरंगाबाद में कोई एक दलित बच्ची का रेप हो गया, दलित की हमदर्दी करने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से औरंगाबाद जा रहे हैं और यहाँ से दोमा पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं उस औरत की मिजाज खुशी करने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। यानी माँ से बढ़ के प्यार आया, दाई पापा कुत्ती कहलाई, माँ से बढ़ के प्यार आया, दाई पापा कुत्ती कहलाई। तो यहाँ से दलित की मिजाज खुशी करते हैं, उनके दलित के वोट है भाई, दलित के निर्माण होते हैं, अम्बेडकर से लेके अम्बेडकर कर रहे, उनके लोग उनको देख रही, या हमारे साथ क्या बना वो देखो तो पहले नहीं गए। ठीक है, आज की तारीख तक वो बच्चा लापता है, आज की तारीख तक 8 दिन पहले हाई कोर्ट में लड़ा है वो केस। अब ये हमारे अखिलेती कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन तो ऐसे हो गए, ये कागज के टटुआ हो गए ये पूरे कमीशन। कोई कमीशन में इंसाफ मिलने वाला नहीं है, लिख लो आज अब्दुल्ला खान की दवा नहीं है। वो काले पत्थर पुलिस स्टेशन में एक बच्चा मोहम्मद जाफर पुलिस के जुल्म से खुदकशी कर लिया, छत पे से चढ़ के, उसका केस क्लोज कर दिए, माइनॉरिटी कमीशन वाले भी क्लोज कर दिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले भी क्लोज कर दिए। बोले कि पुलिस वालों के हाथ से उन्हें छुड़ा के भाग के। अरे ठीक है, पुलिस कस्टडी में तो लगाना उन्हें, पुलिस कस्टडी में से काले पत्थर वालों को सस्पेंड करना ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं करा। उसके बाद में एक बच्ची का वाकया हुआ था टीआरआर कॉलेज, तो लड़की का रेप हुआ, किडनैप हुआ, रियासत नगर की बच्ची है वो रियासत नगर की बच्ची को आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज की तारीख तक लड़ रहा हूं उसके केस के बारे में, ह्यूमन राइट्स कमीशन केस क्लोज कर दिया, माइनॉरिटी कमीशन केस क्लोज कर दिया। अरे बड़े शर्म की बात है, एक मरतबा बोलो क्या वो टीआरआर कॉलेज के रेप केस की बच्ची का कोई हवाले असेंबली में उठाए, क्या जाके कमिश्नर से मिले, क्या जाके उससे डीजीपी से मिले? नहीं, किसी से नहीं मिले। वो बच्ची आज तक इंसाफ के लिए लड़ रही है। इंशाल्लाह यकीन है कि उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट आ गई, उस बच्ची के ऊपर भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन करे, ये चोर टीवी पे और ये झूठ के झाड़ पे फेसबुक पे क्या क्या की लिखे, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर उस बच्ची का केस किया। मैं बोला कि कसूरवार है या नहीं है, अगर हम खामोश बैठेंगे तो हमारी बच्चियों का हिसाब कुत्ते और बिल्लियों के वैसा हो जाएगा हिसाब। जो चाहे जैसा चील आके मुर्गी के बच्चे को उठा के लेकर जाती, मेरे भी बच्चों को उठा के ले जाएंगे। आखिरी दम तक लड़ूंगा वो बच्ची के वास्ते, आखिरी दम तक। सुप्रीम कोर्ट तक अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो वहां तक लड़ूंगा। लेकिन इंशाल्लाह सबसे बड़ी पहली कामयाबी ये हो गई कि उसके अंदर साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि वो लड़की के साथ रेप हुआ और उस लड़की का साथ जबरदस्ती हुई। इंशाल्लाह ट्रायल का इंतजाम है। वो जो इंस्पेक्टर संतोष नगर थे, बेहतरीन चार्जशीट बनाया बेचारा, हालांकि गैर मुस्लिम है। वो इंस्पेक्टर मेरे को एक दिन बुला के बोला, साहब मेरे को भी 3 बेटियां हैं, इसको भी मैं अपनी बेटी समझकर इसके साथ इंसाफ करूंगा। मैं बोला तेरा धर्म तेरा ईमान पूछा जो करना है, लेकिन इतना जबरदस्त चार्जशीट बनाया। यकीनन उस दलील को मैं समझता हूं कि उस केस में कई लोग मुझे सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि उस केस का क्या हुआ भाई, आप क्या खामोश पड़ गए? अमजदुल्लाह खान अगर किसी का पीछा पकड़ता नहीं छोड़ता, खबर में भी गया तो जाके लकड़ी लेके खबर पे मारता उसकी। तो इंशाल्लाह उसका केस बहुत जल्द ट्रायल पे आने वाला है। ठीक है, ये सब बातें हो रही थी, अचानक से एक ऐसा बड़ा वाकया हुआ कि 5 मुसलमान लड़के बेकार और आपके उसके 4 साथी, 5 लड़के अदालती तहवील में हैं। उनके ऊपर क्या इल्जाम था? 5 लड़कों पे
کہ شاہی منڈے پہ یعنی 18 مئی کے دن جو بابری مکہ مسجد کا بم دھماکے کا جو دن ہے وہ دن اس دن وہ لوگ کوئی ایک واقعہ کر رہے تھے, پولیس والوں کو گولی مار رہے تھے. پہلا واقعہ سنتوش نگر پہ کوئی سی آئی سیل کاؤنٹر انٹیلیجنس سیل کے جوان کو مارے, دوسرا بلگوما پہ ہوا, تیسرا شاہی منڈے پہ ہوا. ٹھیک ہے یہ بچے کرے نہیں کرے ان کو معلوم کہ اللہ کو معلوم, لیکن اگر عدالت کسی کو سزا دیتی, عدالت اگر ہوتی کہ وقار الدین ملزم تھا اور اگر عدالت یہ حکم دے دیتی کہ اس کو لے جا کر چار مینار پہ پھانسی دے دو تو یقیناً امجد اللہ خان منیر بچاؤ نہیں مانتی کہ ملزم ہے. لیکن مسلمانوں وقار الدین کے کیس میں جو 30 سرکاری گواہ تھے, 30 سرکاری گواہ ہاسٹائل ہو گئے, 30 سرکاری گواہ ہاسٹائل ہو گئے, یعنی 1 یا 2 پیشی کے تحت وہ بچہ بری ہونے والا تھا. جیسا ہندوستان میں اور مسلمان, جیسا ہندوستان میں دیگر مسلمان جو 11 سال 12 سال جیل کاٹنے کے بعد میں ان کو عدالت سے انصاف مل رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی بری ہو سکتا تھا. پولیس والوں نے یہ سوچا ایکشن فار ری ایکشن, ارے حکومتیں ری ایکشن نہیں دیتی, حکومت اسٹیٹ جو ہے وہ بدلاؤ کی بھاونا سے کام نہیں کرتا, لیکن اس کیس میں بدلاؤ کی بھاونا سے آر ایس ایس کے ماننے والے پولیس والوں نے ان بچوں کو 8 بجے جیل سے نکلے, 8:30 بجے ورنگل کی جیل سے یہ 5 بچوں کو لے کر نکلے. 9:20 کو ٹی وی چینلوں پہ بریکنگ نیوز آ گئی کہ آرے میں انکاؤنٹر ہوا, 5 جنوں کو مار دیا گیا. وقار اور ان کے ساتھی پیشاب کے بہانے کسی کا ہتھیار کھینچنے کی کوشش کرے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ اس وقار کے ہاتھ کو ہتھکڑی, پیر کو ہتھکڑی, اور کوئی شوگر پیشنٹ کو بھی آدھے گھنٹے 45 منٹ میں پیشاب نہیں آتا, تو یہ ایک اسٹیٹ مینج انکاؤنٹر نہیں بلکہ یہ اسٹیٹ مینج مرڈر ہے. یہ 5 بچوں کو مار دیے اور آپ کے علی بابا 40 چور کیا کر رہے ہیں؟ وقار کے والد اعلان کرے تھے کہ میں موتا اس دن تک نہیں لوں گا. ایک بچہ مرکب کا ہے اور شیر, ایک بچہ تمہارا معین باغ کا ہے. شیر پنجرے سے نکلو, اس مظلوم بچے کو, اس امتیاز کو انصاف دلاؤ. اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے تمہارے کو کہاں ہے, کون سے جنگل میں شیر چلے گیا نہیں معلوم, لیکن نہیں نکلتے. چندرائن گٹے کا ایک بچہ ہے, ایک مشیر آباد کا ایک بچہ ہے, اور ایک لڑکا پہاڑی شریف کا ہے, ایک لڑکا یو پی کا ہے. یہ 5 بچوں کے ہاتھ کو ہتھکڑی, سیٹ کو ہتھکڑی, پیر کو ہتھکڑی, پھر پیر کی سیٹ کو ہتھکڑی. نہتے مسلمانوں کو تم کو سبق دلائی پولیس, سارے دکن کے مسلمانوں کو, سارے تلنگانہ کے مسلمانوں کو, سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو پولیس نے ایک میسج دیا کہ ہم چاہے بے گناہ رہو یا گناہگار رہو, ہم جب ماریں گے تو کوئی تمہارا پرسانے ہاتھ نہیں ہے. یقیناً کیا ہوا بتائیے؟ اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی آج کی تاریخ تک بھی ایک بچے کے گھر پہ نہیں گئے. میں چیلنج کر رہا ہوں, پوری ایمبیڈی بند, امجد اللہ خان کے پورے ایکٹیویٹیز بند, تم پیش کرو کہ ہاں اسد الدین اویسی گھر پر جا کر پوچھا. یہ نہیں, دلت کی ہمدردی کر رہی جا کے, وہ بچی کا ریپ ہوا تو اس کے گھر پہ جا رہی. ارے نہت کے 5 مسلمانوں کو مار دیا, ان کی نماز جنازہ میں نہیں آئے اسد الدین, اکبر الدین, ان کی موتا میں نہیں آئے. آج وقار کے والد پکار کے پھر رہے, انصاف دلاؤ, انصاف دلاؤ, مجھے انصاف دلاؤ. وقار کے والد پکار رہے ہیں. آج ہی پریس کانفرنس سے آ رہا ہوں 30 تاریخ کے دن, چلو اسمبلی پروگرام لگائے ہیں. یقیناً 400 تنظیمیں مسلمانوں قابل مبارکباد ہے تم لوگ. 400 غیر مسلم تنظیمیں آج وقار کے فرضی انکاؤنٹر کے اوپر 30 تاریخ کے دن چلو اسمبلی, باغی کمپنی سے لے کے اسمبلی تک جلوس نکال رہے ہیں. 400 غیر مسلم تنظیمیں تمہارے ہاتھ میں ٹھہر گئے. بتلاؤ جب تمہاری قیادت برکھوں کی فوج بن گئی, عدالت پرشانت بھوشن نے کیا بیان دیا؟ ہندوستان کے 100 کروڑ مسلمانوں کا بیان, ہندوستان کے 100 کروڑ مظلوموں کا بیان. آج پرشانت بھوشن حیدرآباد میں یہ کہا کہ جس طرف اگر کوئی مظلوم مسلمان ہوتا ہے یا مائنورٹی کا ہوتا ہے تو عدالت خاموش ہو جاتی ہے, عدالت خاموش ہو جا رہی ہے. آخر یہ کیا بات ہے؟ پرشانت بھوشن جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے, حیدرآباد میں پریس کانفرنس کر کہا یقیناً 2 انکاؤنٹر ہے, ایک عالم میں انکاؤنٹر ہوا, ایک آندھرا میں انکاؤنٹر ہوا. آندھرا کے انکاؤنٹر میں کتنی تیزی بتائی گئی عدالت میں,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सो मोटो एक्शन ले लिया, उसके ऊपर एक सीट डाल दिए, उसके ऊपर इंक्वायरी कर दिए, उसमें पुलिस वालों को सस्पेंड कर दो बोल दिए, उसमें जो मर गए सो वालों को 20 लाख रुपए दे दो बोले। लेकिन हाल ही के फर्जी एनकाउंटर के अंदर जब अदालत में केस ये मजलूम बाप जाकर जब अदालत से रुजू हुआ और पुकारा तो जज ने क्या कहा, नौजुबिल्लाह, ऐसे हिंदुस्तान की अदालत जज साहब लीव लगा दिए, उसके बाद में छुट्टी पे चले गए, केस को ट्रांसफर कर दिए, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट आई तो उसको रिपोर्ट को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को एक्नॉलेज नहीं करे जज साहब। तो ये ना सिर्फ उसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आया हैदराबाद, एक साबिका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उसके सरबराह है, मैं जाकर उनसे मिला। पहले दिन तो बेचारे बहुत अच्छी बात बोले, है फेक एनकाउंटर बोले, देखिए फोटो देखे, वीडियो देखे, उसकी डॉक्टर हनीफ की बेवा को साथ लेके गया, उसके मासूम बच्चों को साथ लेकर गया, जाकर तकरीबन आधा घंटा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन से मैं मिला, बंद कमरे में बात किया। दूसरे दिन अचानक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का रवैया बदल गया, बोले कि नहीं, पहले स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन के केस को लेंगे, 1 साल अगर हो जाएगा तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो तुम जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आओ। तो मैं सवाल करा मैं साहब, फिर आंध्रा का एनकाउंटर, उनका खून खून हमारा खून पानी, तो यानी मैं ये बता रहा हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रवैया था आंध्रा एनकाउंटर और यहाँ के एनकाउंटर में। फिर यहाँ पर गए हम स्टेट ह्यूमन माइनॉरिटी कमीशन गए, वो बेचारे पहले कांग्रेस के आदमी, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, टीआरएस की गवर्नमेंट है, उनकी कोई नहीं सुन रहा, वो भी केस क्लोज हो गया। वो भी मेरे को तो बहुत बड़े वादा करे बेचारे आबिद रसूल खान साहब, बोले मैं एक रिपोर्ट पेश करने वाला हूँ, मेरे पास सबूत आ गए हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, बोल के आज 6 महीने हो गया, आज की तारीख तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो 2 दिन पहले दारुसलाम में एक ईद मिलाद हुआ, जैसा इलेक्शन आता, इलेक्शन आते शुरू हो जाते इनके धंधे पूरे। अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, तो दिसंबर में होता, जनवरी में होता, फरवरी में होता, कब होता नहीं मालूम, लेकिन ये पूरे तल्लाला चालू कर दिए अब फिरना करना। कभी दारुसलाम में कोई ईद मिलाद में खाना खिलाए सुने आया, 3000 आदमी का खाना पकाए। मेरे को इंटेलिजेंस वाले एसपी वाले बोले साहब 3000 आदमी का खाना खिलाते खिलाते टाइम करीब आ रहा, हमारा फातिहा देने का इस वक्त खाना खिला रहे, तो 3000 आदमी का खाना खिला के दारुसलाम में करें। अब उसके बाद में क्या करते हैं, टूर्नामेंट कराते, मैच कराते, बच्चों को 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए देके बस्तियों में 100 आ जाते हैं पूरे खबरस्तान के पूरे जितने वापिस चले गए थे दारुसलाम से पूरे, फकरे मिल्लत गोल्ड क्लब, सालारे मिल्लत गोल्ड क्लब, नकीबे मिल्लत गोल्ड क्लब, और उनसे की वो मिल्लत है उनका गोल्ड क्लब, पूरे ये जबड़े का भी एक होता, ये मुंजल पानी वाला मुंजल का मुतासना का भी गोल्ड क्लब, वो फिर उन्होंने आते हुकुम मेरे आगा आते उनका भी गोल्ड क्लब, यानी फिर वो ये आता ये गुड्डू दादा इनके भी नाम का एक गोल्ड कप। अब आप देखो, आप मेरी ये तकरीर को आज रिकॉर्ड कर लो, हर 15 दिन को एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख रुपए टूर्नामेंट का बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए एक वो होता। अब फिर क्या होता उसके बाद में, बेवाओं में नहीं, गरीब खवातीन के लिए मिशनों की तकसीम मजलिस के लिए मिशना पढ़ना शुरू होते हो। अब आप देखो शुरू होता बनता, अब हर एरिया के डिवीजन में 25 से 30 मिशना देते, 1000 एप्लीकेशन देते, वो बेचारी वो औरत क्या समझती हमको भी मिशन मिल रहा बोल के भूले भागती। फिर उसके बाद में क्या करते, हर इब्तदाई सदर को बोलते हम गरीबों हम बेवाओं को वजीफा देंगे, 500 एप्लीकेशन आते बेवाओं के, गरीब औरतों के, ज़ईफ औरतों के, एक 10-10 को हर एरिया में 2-3 महीने देते हो, 200 रुपए 300 रुपए, इलेक्शन खत्म फिर खत्म। फिर उसके बाद में क्या वादा होता कि गरीब नादार बच्चों की हम शादियां करेंगे, 100 शादियां करेंगे, 200 शादियां करेंगे, हर बस्ती में 2-2 3-3 शादियां करवा देते। तो हमारे मुसलमान बेचारे भोले भाले क्या काम कर रहे हैं, सब भूल गए, वो फर्जी एनकाउंटर भूल जाते, वो निजामाबाद का वाकया भूल जाते, वो मेहदीपट्टनम का वाकया भूल जाते। कहीं को तो इनके खानदान में नहीं हुआ ना, अगर कोई इनके खानदान में तकलीफ हुई तो मजलिस को लगा देते थे, नहीं हम ये सब मशीना, ये क्रिकेट के किटा, ये मोटरसाइकिल, ये मोबाइल फोन, ये सब छुड़ूंगा, ये खयामत का बंदर छुड़ने वाला, ये सब तकसीम करने वाले हैं। कभी मैं आप देखिए स्कूल कब खुला, मार्च में स्कूल खुला, 2 दिन पहले
ये इनके झुके झाड़ में फोटो छपी कि नकीब मिल्लत उर्दू मीडियम स्कूल में बैगा और बुक्सों की तकसीम, मतलब आए, मतलब स्कूल एकेडमी ईयर चालू होके 6 महीने हो गया, हाफियली एग्जाम आ गए बच्चों के, क्वार्टरली एग्जाम आ गए बच्चों के। अरे अब कौन सी टीचर इंतजार कर रही थी तुम नकीब मिल्लत से बैग लाओ बेटे, किताबा लाओ पढ़ने को, जब इसको फीस पढ़ाते हो के कोई स्कूल इंतजार कर रहा था। मैं बोली आप आज क्यों बांटे बेटे, बंदे इलेक्शन आ रहा बोल के बांट रहे। लेकिन अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला पुराने शहर के मुसलमानों को सियासी शऊर दिया है और आने वाले बल्दिया इलेक्शन में ऐसा सबक सिखाएंगे, याद करो जो भी वोट डालने जाएगा वो बेकार तुम्हारा बेटा है, याद करो वो जो आर्मी वाले जलाए वो तुम्हारा बेटा है, याद करो वो जो टीआरएस कॉलेज का रेप केस है वो तुम्हारी बेटी है, वो जो माँ जो पुलिस स्टेशन में जहर पी वो तुम्हारी माँ है। याद करके वोट डालो। और तुम्हारा जमीर गवारा करा तो मजलिस को वोट डालो, नहीं जमीर गवारा करा तो जो तुम्हारी खिदमत कर सकता, जो आने बल्दिया में तुम्हारी नुमाइंदगी कर सकता, उस बंदे मुजाहिद को पेश करो। याद रखना।